नमस्कार दोस्तों, आप सबको आज से हम रीतिकाल के बने प्रश्नों का तथा रीतिकाल से संबंधित क्लास की नोट्स के बारे में जानकारी देंगे और आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि आप इनको 2 के स्पीड या 1 के स्पीड में पढ़ें तथा इन नोट्सों का स्क्रीनशॉट लेकर काम करें। ये नोट्स आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। शुरू करते हैं। रीतिकाल। रीतिकाल शब्द रीत धातु से बना है, जिसका अर्थ है गति, धारा या प्रणाली, ढंग, शैली, मार्ग, तरीका, प्रचलन या पद्धति से होता है। समय इसका संवत में लेंगे तो 1700 से 1900 संवत तक, और उसमें 57 साल हम घटाते चले जाएंगे तो हमें ये मिलेगा 1643 से 1843। डॉक्टर नगेंद्र ने माना था 17वीं शताब्दी के मध्य से और 19वीं शताब्दी के मध्य तक। ये डॉक्टर नगेंद्र का आकलन था और ये पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है। दोस्तों, रीतिकाल को भिन्न भिन्न नामों से जाना गया है, तो हम देखेंगे किस भाषाविद ने रीतिकाल को किस नाम से जाना है। तो पहला नाम आता है रीतिकाल का नामकरण हमारा जॉर्ज ग्रियर्सन जी द्वारा रीतिकाल को कहा गया है काव्य कला युग। क्या कहा गया है? काव्य कला युग। याद रखेंगे, काव्य कला युग, जॉर्ज ग्रियर्सन। मिस्र बंधु अलंकृत काल। इसके बाद विश्वनाथ प्रसाद मिश्र श्रृंगाल काल। त्रिलोचन शास्त्री अंधकार काल। विश्वनाथ त्रिपाठी अलंकार काल। रमा शंकर शुक्ल रसाल जी ने कहा है कला काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी उत्तर मध्यकाल। डॉक्टर नगेंद्र रीतिकाल। याद रखेंगे, डॉक्टर नगेंद्र रीतिकाल। पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा तो रीतिकाल के संबंध को रीतिकाल नाम किसने किसने दिया है? तो 2 नाम आपके सामने आएंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अथवा डॉक्टर नगेंद्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको उत्तर मध्यकाल भी कहा है और रीतिकाल भी कहा है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने इसको रीतिकाल कहा है। दोस्तों, पुनः रिवीजन करते हैं। रीतिकाल का काल अवधि कितनी थी? तो रीतिकाल की काल अवधि कितनी थी? आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। राहुल संकृत्यायन दरबारी युग। याद रखेंगे, राहुल संकृत्यायन ने रीतिकाल को क्या कहा? दरबारी युग कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल। राम कुमार वर्मा कलाकाल। कमल कुलश्रेष्ठ ने कहा है साहित्य शास्त्री काल। भागीरथ मिश्र ने कहा है रीति श्रृंगालकार। राम खिलावन पांडे ने संवर्धन काल। गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है अपकर्ष काल। शंभुनाथ सिंह ने कहा हास्य काल। सत्यकाम वर्मा ने कहा है काव्य कला विकास। याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद हम फिर से इसमें देखते हैं जो हमारे महत्वपूर्ण है, जिसमें पेपर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ग्रियर्सन काव्य कला युग। मित्र बंधु अलंकृत काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र श्रृंगाल काल। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी उत्तर मध्यकाल। इसके बाद रमाशंकर शुक्ल रसाल। डॉक्टर नगेंद्र राहुल संकृत्यायन, राम कुमार वर्मा और रामचंद्र शुक्ल। सबका हम ये याद रखेंगे और इनके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अगला टॉपिक आता है रीतिकाल का नामकरण। रीतिकाल को रीतिकाल किस आधार पर कहा गया है? तो रीति शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों, रीति शब्द का अर्थ होता है काव्य रचना और पद्धति। क्या अर्थ होता है? काव्य रचना और पद्धति। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य वामन। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, आचार्य वामन ने रीति जो वर्तमान में जो रीतिकाल है काव्य कला और पद्धति वाली, वो उसकी रीति अलग है और इनकी रीति अलग है। वामन की रीति भिन्न थी और यहाँ रीति से तात्पर्य काव्य रचना और पद्धति शैली से। अच्छा, रीति शब्द का प्रयोग, ये रीति शब्द आया प्रयोग किसने किया था? तो एक हित तरंगणी पुस्तक है, किसकी? कृपाराम सिंह जी की। तो कृपाराम सिंह जी की इन्होंने हित तरंगणी में रीति शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। इन्होंने रीति धारा के अनुसार
लक्षण ग्रंथ मिला है। रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को क्या कहा है? रीतकाल कहा है। ठीक, रामचंद्र शुक्ल ने। अच्छा, और रीतकाल किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने भी कहा है। लेकिन कुछ अन्य विद्वान रीत को पंथ, शैली, तरीका, ढंग आदि भी कहा है। अब जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं हमारे टीजीटी, पीजीटी, हिंदी साहित्य के एग्ज़ाम में और नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में, जो बेहद महत्वपूर्ण है, तो इन सब के लिए हम विशेष ध्यान रखेंगे। तो पंक्तियाँ कौन कौन सी? केशवदास की एक रचना है कविप्रिया। कविप्रिया में उन्होंने कहा है, समुझै बाला बालपन पंथ अगाध, वर्णन पंथ अगाध। तो इसने किसने कहा? केशवदास ने। चिंतामणि ने रीत को क्या कहा था? रीत सुभाषा कवित्व की वर्णत बुध अनुसार। उन्होंने कहा रीत कवित्व की सुभाषा है और इसको किस प्रकार से? अपने बुद्ध के अनुसार वर्णन किया जाता है। आचार्य देव बहुत बड़े जो है रीतकाल के कवि थे आचार्य देव। इन्होंने कहा अपनी अपनी रीत के काव्य और कवि रीत। फिर इसके बाद सोमनाथ, रीत छंद समझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान। और यहाँ पिंगल शब्द क्या था? काव्य शास्त्र था। पिंगल का अर्थ उन्होंने क्या लगाया? काव्य शास्त्र लगाया। अगला प्रश्न दोस्तों, सोमनाथ, रीत छंद समझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान। फिर महाराज शिवाजी के दरबार के राजकवि थे भूषण जी। भूषण जी ने शिवराज भूषण में लिखा है, सुकविन हूँ की कछ कृपा समुझ कविन को पंथ। दोस्तों यहाँ पर आपको अगर पीडीएफ में कुछ पढ़ने में दिक्कत हो रही हो तो जो हम कह रहे हैं उसके आधार पर अपने नोट्स में करेक्शन कर सकते हैं। सुकविन हूँ की कछु कृपा समझ कविन को पंथ। भिखारी दास ने क्या कहा है? काव्य की रीत सखी सुखीजन सो, काव्य रीत सीख सुखीजन सो। पद्माकर ने कहा ताहि को रीत कहत हैं रस ग्रंथन को रीत। पद्माकर जी ने क्या कहा? ताहि को रीत कहत है रस ग्रंथन की रीत। अब इसके बाद रीतकाल के प्रवर्तक। दोस्तों रीतकाल के कालक्रम में कालक्रम की दृष्टि से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कृपाराम को रीतकाल का प्रवर्तक माना गया है। रीतकाल की अखंड परंपरा की दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र ने चिंतामणि त्रिपाठी को प्रवर्तक माना गया। दोस्तों प्रश्न हमारे कई प्रकार से पूछे जाते हैं। अगर कहें विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल का प्रवर्तक किसे माना है तो कृपाराम। ऊपर एक पुस्तक का नाम आया था हित तरंगड़ी। हित तरंगड़ी में प्रथम बार रीत शब्द का उल्लेख आया है। और दूसरा, अगर डॉक्टर नगेंद्र ने फिर ऊपर प्रश्न, रीतकाल शब्द किसने कहा है? रीतकाल डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है और रामचंद्र शुक्ल ने कहा। याद रखिए रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल और रीतकाल दोनों नाम से रीतकाल को घोषित किया है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। और व्यक्तित्व की दृष्टि से किसको माना गया? केशवदास को रीतकाल का प्रवर्तक माना गया है। किंतु अगर हमारा पेपर में पूछा जाए हम किस पर टिक लगाएंगे? भाई पूछ लिया गया क्वेश्चन कि रीतकाल में रीतकाल के प्रवर्तक कौन है, ठीक। और उसमें ऑप्शन ये जो कृपाराम भी दे दिया गया, चिंतामणि त्रिपाठी भी दे दिया गया, तो हम आयोग सही मानता है केशवदास को माना जाता है, ठीक है दोस्तों। हम उनको याद रखेंगे, केशवदास रीतकाल के प्रवर्तक। ध्यान रखेंगे किसने विश्वनाथ प्रसाद ने कृपाराम को रीतकाल के प्रवर्तक माना है और डॉक्टर नगेंद्र ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीतकाल का प्रवर्तक माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने केशवदास को रीतकाल का प्रवर्तक माना है। किसकी? व्यक्तित्व की दृष्टि से। ध्यान, और ये क्वेश्चन बहुत घुमाने वाला बनेगा कि परंपरा की दृष्टि से माना गया है चिंतामणि त्रिपाठी को और व्यक्तित्व की दृष्टि से माना गया है किसको? केशवदास को। और ये किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। और ये अगर सर्वसम्मत से पूछा जाए तो केशवदास। अगला प्रश्न आता है, रीतकाल के कुछ बेहद महत्वपूर्ण कवि, उनका वास्तविक नाम। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है और इससे टीजीटी पीजीटी परीक्षा में एक प्रश्न बनने की बहुत संभावना रहती है। इनको हम याद रखेंगे। तो हम पूरी एक तालिका पढ़ेंगे। वास्तविक नाम, जैसे बिहारी दास।
याद रखिएगा बिहारी दास बहुत बड़े कवि थे रीतकाल के। उन्होंने रीतकाल को जो है बहुत बड़ा बिहारी सत्सई नाम से ग्रंथ दिया है। चलिए, इनका नाम क्या था? बिहारी। वास्तविक नाम क्या था? माथुर चौबे। क्या नाम था? माथुर चौबे। जन्म स्थान कहाँ था? ग्वालियर था। बेनी, बेनी का माथुर नाम क्या था? बंदीजन। और जन्म स्थान कानपुर। देव, देव का वास्तविक नाम देवदत्त। क्या नाम था? देवदत्त। ये प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। तो देवदत्त वास्तविक नाम किसका था? देव का। इनका जन्म स्थान कहाँ है? इटावा। फिर कवींद्र उदयनाथ। फिर रसलीन सैयद गुलाम नबी। किसने कहा है? सैयद गुलाम नबी ने कहा है। बिलग्राम हरदोई के थे। बुद्धसेन, बोधा, बोधा का वास्तविक नाम क्या था? बुद्धसेन। फिर पद्माकर, पद्माकर भट्ट। भूषण को दोस्तों बेहद इम्पॉर्टेंट है। भूषण, भूषण का वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तिकवापुर, कानपुर, जिसको कुछ पुस्तकों में तिवारीपुर कानपुर के नाम से भी जाना जाता है। सैयद इब्राहिम, किसका? हिंदी के बेहद प्रख्यात कवि रश खान जी को सैयद इब्राहिम के नाम से जाना जाता है। फिर राजा मान सिंह द्विजदेव। क्या नाम दिया गया? द्विजदेव। शेख आलम, आलम, आलम जी का क्या नाम था? शेख आलम। और द्विजदेव किसका नाम था? राजा मान सिंह का। और इनका जन्म स्थान ओरछा। आलम जी का जन्म स्थान दिल्ली। सोमनाथ, अभी आपने ऊपर एक पंक्ति पढ़ी थी रीतिकाल के व्याख्या के संबंध में। सोमनाथ, इनका वास्तविक नाम था शशिनाथ। और जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में हुआ था। अब भिखारी दास, भिखारी दास का नाम क्या था? भिखारी दास। और जन्म हुआ था प्रतापगढ़ में। चलिए, अब दोस्तों रीतकाल का उदय। देखिए, रीतकाल के संबंध में बड़ा लोगों के बीच में कन्फ्यूजन रहता है कि रीतकाल का उदय कब हुआ और कैसे हुआ। कब तो हुआ ये तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में ये अधिक महत्वपूर्ण बनेगा रीतकाल का उदय कब, कैसे हुआ। अचानक से रीतकाल आ गया, भक्तिकाल के बाद रीतिकाल अचानक से आ गया, कैसे आ गया? तो दोस्तों देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, आश्रयदाता राजाओं की रुचि के कारण रीत काव्य का उदय हुआ। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। रीतकाल का उदय आश्रयदाता राजाओं की रुचि के कारण, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा। डॉक्टर नगेंद्र का कथन क्या है? दरबारी संस्कृति का प्रभाव होने के कारण उस समय कवि हताश और निराश हो गए थे, अतः अपनी निराशा को दूर करने के लिए रीत काव्य रचा गया। दोस्तों अगला हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी संस्कृत साहित्य में अनेक प्रकार के लक्षण ग्रंथ लिखे गए थे, अतः उनसे प्रेरित होकर हिंदी साहित्य में रीति साहित्य लिखा जाने लगा। दोस्तों याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा? संस्कृत साहित्य में लक्षण ग्रंथों को परंपरा का अनुसरण हुआ और वो रीत साहित्य में, रीतकाल के रूप में हिंदी साहित्य में प्रादुर्भाव उसका हुआ। फिर रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि मुगल साम्राज्य तथा हिंदी काव्य के रासो उन्मुख होने का गुण था रीतकाल में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। इसके बाद मोटे तौर पर शाहजहां के शासनकाल की समाप्ति और औरंगजेब के शासन से लेकर प्रथम स्वाधीनता संग्राम तक यह काव्य माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने रीतकालीन श्रृंगारिकता को मकरध्वज की संज्ञा दी है। ये 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है। रीतकालीन श्रृंगारिकता को मकरध्वज की संज्ञा रामचंद्र शुक्ल ने दी है, याद रखिएगा दोस्तों। रीतकालीन काव्य में श्रृंगारिकता आचार्यत्व प्रधान अलंकारिकता के प्रति अतिरिक्त ग्रहणीय प्रशस्त परख और वीर रचनाओं की प्रचलता, नक्सिक वर्णन, नारी के विलासरी रूप का चित्रण उत्कृष्ट रूप से हुआ है। चलिए अब हम क्या करेंगे? रीतकाल काव्य की प्रमुख विशेषताएं जल्दी से इनको एक लाइन में देख लेते हैं। लक्षण ग्रंथों का निरूपण, रीत का अर्थ ही यही होता है लक्षण ग्रंथों का। लक्षण ग्रंथ मतलब रस के बारे में, अलंकार के बारे में, छंद के बारे में, यानी काव्य के लक्षण ग्रंथों के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो वो रीतकालीन साहित्य में प्रमुख रूप से
उसकी विशेषता पाई जाती है, प्रवृत्तियाँ प्रमुख रूप से होती हैं। श्रृंगारिकता यानी नारी के श्रृंगारिक रूप से कहीं कहीं राधा कृष्ण का श्रृंगारिक रूप भी रीतकाल में वर्णित होता है, और राम और सीता का भी श्रृंगारिक रसिक, जैसे रसिक समास था तो राम सीता कई भी जो है सखी भाव से देखता था। अलंकारिकता यानी अलंकार, प्रकृति चित्रण, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, ब्रजभाषा का प्रयोग, रानी के कामनी रूप का चित्रण आदि सब बहुत सी चीज़ें रीतकाल में ये आती हैं। अगला बहुत इम्पोर्टेंट, रीतकालीन आचार्य परंपरा। अब ये आचार्य परंपरा क्या होती है दोस्तों? अभी रीतकाल का विशेषता पढ़ी थी, तो पहली विशेषता क्या आती थी? लक्षण ग्रंथों का निरूपण, यानी रस छंद अलंकार के बारे में जानकारी देना। तो ये रस छंद अलंकार के बारे में जानकारी देने से जो कवि जितना सफल हुआ उसको उतनी ही उच्च आचार्य की कोटि में रखा गया है। चलिए देखते हैं नोट्स में क्या लिखा है। रीतिकाल के काव्यांग निरूपण तथ्यों पर पहली बार विवेचन प्रस्तुत किया गया। इन आचार्यों में कुछ आचार्यों ने काव्यशास्त्र के अनुकरण पर ग्रंथ लिखे, कुछ ने मौलिक रचनाएं लिखी और कुछ विद्वानों ने पूर्व में स्थापित सिद्धांतों की व्याख्या की। इस प्रकार आचार्यों की प्रवृत्ति मिलती है। तो उद्भव आचार्य जो नई वस्तुओं को प्रस्तुत किया, देव और भिखारी दास। इसके बाद व्याख्याता आचार्य जिन्होंने व्याख्या की, यानी जो पहले से मानक जो स्थापित थे उनकी व्याख्या की, तो वो कौन थे? केशवदास और चिंतामणि। दोस्तों प्रश्न आता है चिंतामणि त्रिपाठी जी को रीतिकाल का प्रथम कवि किसने माना है? तो ये आप उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर इसके बाद शिक्षक आधार, केवल सरल कविता रूप में इन्होंने इस काव्यांग की चर्चा की है, तो बिहारी दास। रीतकाल की प्रमुख काव्य धाराएँ, तो ध्यान रखिएगा रीतकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने 3 भागों में बांटा है, रीतबद्ध, रीतसिद्ध, रीतमुक्त। इसके बाद अन्य आगे नगेंद्र ने भी बांटा, लेकिन प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित ग्रंथों में इन्होंने अपनी पुस्तक में रीतकाल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। रीतबद्ध कवि, रीतसिद्ध कवि, रीतमुक्त कवि। रीतबद्ध जिन कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार रस छंद अलंकार नायक नायिका के भेद को केंद्र में रखकर लक्षण और उदाहरण तीनों ग्रंथों के साहित्य लिखे, वे रीतबद्ध कहलाए। इसी काव्य धारा में आचार्य कवि भी कहा गया है। इस काव्य के प्रतिनिधि कवि पद्माकर हैं। इस प्रश्न याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है, रीतबद्ध कवि के प्रतिनिधि कवि कौन है? रीतबद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? तो उत्तर क्या आएगा? पद्माकर। इस परंपरा में केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, पद्माकर, देव, भिखारी भूषण आदि आते हैं। रीत सिद्ध कवि, जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथ ना लिखकर केवल उदाहरण ग्रंथ लिखे हैं, कि क्या लक्षण नहीं बताया, रस छंद अलंकार की विवेचना नहीं की, सिर्फ उदाहरण से इन लक्षणों को पुष्ट किया है, और वो कवि कौन है? रीत सिद्ध कवि कहलाते हैं। इसके प्रमुख कवि कौन है? बिहारी लाल जी। ये अधिक जानकार कवि माने जाते हैं। रीत मुक्त, वर्तमान में कालीन काव्य परंपरा के विपरीत जो लिखते थे, जो स्वयं की वेदना को काव्य का विषय बनाया, वो रीत मुक्त कहलाए। जिन कवियों ने काव्य के लक्षण उदाहरण ग्रंथ न लिखकर स्वयं की वेदना को काव्य का विषय बनाया, वे रीत मुक्त कहलाए। कौन कौन से थे? घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। अब राम, ये किसका वर्गीकरण था दोस्तों? ये था वर्गीकरण आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का। किसका वर्गीकरण था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। अगला वर्गीकरण रामचंद्र शुक्ल जी का देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वर्गीकरण, तो उन्होंने रीत ग्रंथकार और अन्य कवि, 2 वर्गीकरण में उन्होंने न रीत सिद्ध, रीत मुक्त और रीतबद्ध के बारे में नहीं चर्चा की। उन्होंने क्या कहा? रीत ग्रंथकार और अन्य कवि। फिर डॉक्टर बच्चन सिंह का देखिएगा, काफ़ी बृहद है। उन्होंने वर्गीकरण किया है बद्ध रीत कवि, रीत इतर कवि और मुक्त रीत
कवि, वही है रीत इतर जो रीत से भिन्न काम करे यानी रीत मुक्त। ठीक, इसके बाद रीतिबद्ध यानी जो रीत के अंदर काम करे, रीत कार्य लक्षणों का पालन करें, और रीत मुक्त जो रीत के उसके बाहर करें। और बद्ध रीत कवि को उन्होंने दो भागों में बांटा गया है, रीत चेतस और काव्य चेतस। यानी रीत चेतस जिन्होंने रीत के गुणों को प्रमुखता दी, और काव्य चेतस जिन्होंने काव्य को प्रमुखता दी है। रीत चेतस में चिंतामणि, जसवंत सिंह, भिखारी दास, प्रताप सिंह और मतीराम भूषण, देव पद्माकर, ये किस में आते हैं? काव्य चेतस में। और मुक्त रीत कवि कौन में आते हैं? उसके दो भाग, अभिजात वर्ग और स्वच्छंद काव्य। इस अभिजात वर्ग में कौन आते हैं? धनानंद ठाकुर, आलम बोधा और द्विजदेव। अगला, विश्वनाथ प्रसाद मुक्त ने रीतिबद्ध और रीत मुक्त में दो कवियों को बांटा है। रीतिबद्ध में केशव देव, भिखारी, मतीराम, पद्माकर, सेनापति, जसवंत सिंह। और उसको उन्होंने रीत सिद्ध का एक अलग एग्जाम्पल दिया था, 3 काव्यधाराएँ थी, उसमें बिहारी दास दी। रीत मुक्त में इन्होंने किसको किसको रखा है? रसखान, शेख, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा आता है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र का बेहद विस्तृत रूप से इनका आता है, तो इनके बारे में हम लोग देखेंगे। डॉक्टर नगेंद्र ने उन्होंने रीत कवि, रीतबद्ध कवि और रीत मुक्त। तो रीत मुक्त में पढ़ेंगे घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव। रीतबद्ध में देखिए दोस्तों, रीतबद्ध में बिहारी के अलावा हम अन्य नाम के बारे में नहीं देखते हैं। तो अन्य देखिए, रीतबद्ध में कौन कौन थे? सेनापति, बिहारी, रसनिधि, ब्रंद, कृपाराम, नेवाज, कृष्ण कवि, अठीजी, विक्रमादित्य, रामसाय, पजनेश और बेनी वाजपेयी। पजनेश की पजनेश प्रकाश अच्छी ग्रंथ है, कभी पढ़िएगा। इसके बाद इन्होंने रीतबद्ध में दो है, सर्वांग निरूपक जिन्होंने सारे लक्षण रस, छंद, अलंकार सबको बताया। विशिष्टांग निरूपक जिन्होंने रस बताए, छंद बताए, अलंकार बताए। तो सर्वांग निरूपक कौन कौन थे? चिंतामणि, कुलपति, कुमारमणि, सोमनाथ, भिखारी, रसिक गोविंद, प्रताप शाही, अमीरदास, ग्वाल और देव। सर्वरस निरूपक में थे तोष, रसलीन, पद्माकर, बेनी प्रवीण, सुखदेव मिश्र, याकूब खां, उजियारे, राम सिंह, चंद्रशेखर, वाजपेयी। इसके बाद श्रृंगार रस निरूपक खाली कौन थे? मतीराम, कृष्ण भट्ट और देव ऋषि। अलंकार निरूपक कौन थे? ध्यान रखने, अलंकार जसवंत सिंह, मतीराम भूषण, पद्माकर, गोप, रसिक सुमति, बेनी बंदीजन, रस रूप से सेवादास, गिरधर दास और दूल्हे। इसके बाद छंद निरूपक कौन थे? मुरलीधर, सुखदेव, मतीराम, रामसाय और माखन और दशरथ। चलिए दोस्तों, अब हम प्रतिनिधि प्रबंध जो है रच काव्य पढ़ेंगे रीत काल के। तो चिंतामणि त्रिपाठी, इन्होंने क्या लिखी? रामायण लिखी, रामाश्वमेघ लिखा और कृष्ण चरित्र लिखा। गुरु गोविंद सिंह, चंडी चरित्र बहुत प्रसिद्ध है, बहुत पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों संग्राम सार, द्रोण पर्व और संग्राम सार। कुलपति मिश्र, सूरत मिश्र ने रामचरित्र, कृष्ण चरित्र दोनों लिखे थे। लाल कवि ने छत्र प्रकाश, श्रीधर कवि ने जंगनामा, सोमनाथ ने पंचाध्यायी, सूदन चरित्र, राम सिंह जुगल विलास। दोस्तों राम सिंह की रचना का क्या नाम है? जुगल विलास। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पद्माकर की रचना का क्या नाम है दोस्तों? हिम्मत बहादुर बिरदावली। रसिक सुमति, इनकी रचना का क्या नाम है? रामायण शोचनिका। गुमान मिश्र, नैषध चरित्र। चंद्रशेखर वाजपेयी, हम्मीरहट। ग्वाल कवि, रचना हम्मीरहट। इसके बाद मंडल, पुरंदरवासा, जानकी जू विवाह। फिर रीतकालीन नाटक किसने लिखे थे? बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, देखिएगा। रीतकालीन नाटक कौन कौन से? जसवंत सिंह। प्रबोध चंद्रोदय नाटक, राम कवि, हनुमान नाटक, मेवाच शकुंतला नाटक, सोमनाथ, माधव विनोद नाटक, ब्रजवासी दास, प्रबोध चंद्रोदय नाटक, देव माया प्रपंच नाटक। अगले दोस्तों रीतबद्ध काव्य परंपरा, तो देखेंगे चिंतामणि त्रिपाठी का जन्म विवाद का प्रश्न है, जिसको डॉक्टर नगेंद्र ने जो है 1600 ईस्वी माना और डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1609 ईस्वी माना है।
इनको तिकवापुर कानपुर, जिसको तिवारीपुर कहा जाता है, ये 4 भाई थे, मतीराम, जटाशंकर, भूषण और चिंतामणि। दोस्तों इनके पिता का नाम क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने ये इस मत का खंडन किया है और इनका उपनाम मणिपाल था। ये सर्वांग निरूपक प्रथम आचार्य थे। ये मूलतः रसवादी आचार्य थे। शाहजहाँ दारा सिकों के दरबार में रहते थे। डॉक्टर नगेंद्र इनकी 9 रचनाएं मानते हैं। पहली रचना रस विलास। दोस्तों रस विलास रचना कब आई थी? समय 1633 ईस्वी। यह रस विवेचन का ग्रंथ है। इसमें भानुभद्र की रस तरंगिणी, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण का आधार लिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कविकुल कल्प तरु। यह लिखा है मम्मट के काव्य प्रकाश के आदर्श पर लिखी गई है। काव्य प्रकाश, काव्य विवेक, छंद विचार पिंगल। इस छंद विचार पिंगल इसमें कृष्ण का वर्णन मिलता है। यह प्राकृत पैलंगम के आधार पर लिखी गई है और इसकी रचना मकरंद शाह के दरबार में लिखी गई है। इसके बाद श्रृंगार मंजरी। यह आंध्र के शासक अकबर शाह की श्रृंगार मंजलिका का अनुवाद है। यह नायिका भेद है। कवित्व विचार, रामायण, रामाश्वमेघ, रामचरित और कृष्णचरित। चलिए अब इनके बारे में प्रमुख कथन, चिंतामणि के बारे में प्रमुख कथन। दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने चिंतामणि के उदाहरणों में सच्चे कवि हृदय की झलक है। कभी कभी वे अपने छोटे भाई मतीराम को पीछे छोड़ देते हैं। ये किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। इसके बाद दोस्तों रामचंद्र शुक्ल। हिंदी रीत की अखंड परंपरा चिंतामणि से चली। यह रीत काल का प्रारंभ उन्हीं से मानना चाहिए। चिंतामणि ने काव्य के सब अंगों पर ग्रंथ लिखा है। इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती है। अवध के पिछले कवियों की भाषा देखते हुए इनकी भाषा विशुद्ध दिखाई पड़ती है। विषय वर्णन प्रणाली में मनोहर रूप से ये उत्कृष्ट कवि है। दोस्तों कुलपति मिश्र को हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।